आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ मीना सिंह। आपके साथ शो है टेक सिटी का। दोस्तों, हमने बहुत कुछ सीखा है अब तक और एमएस ऑफिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। एमएस ऑफिस हम सीख रहे हैं, एक तरीके का हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं एमएस ऑफिस का। इसमें हमने बहुत कुछ सीख लिया, ऑलमोस्ट वर्ड हमने कंप्लीट कर लिया। एक्सेल में भी हमने काफी कुछ सीखा है, अभी मेन मेन्यू हमने सीखा है और बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हम जब जब एक्सप्लोर करेंगे तो हमें नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम कितना भी सीख लें, कितना भी कोशिश कर लें, कम ही होता है, क्योंकि हर दिन नई टेक्नोलॉजी आती है, हर चीज हमें कुछ नई चीज सिखा जाती है। तो इसी तरीके से जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ, हर बार कहती हूँ कि जो भी हम आपको बता रहे हैं, आप एक एक्सेल की शीट फाइल को खोलिए और उससे आप भी हमारे साथ साथ करिएगा। और कोई नई चीज अगर आपको सुनने को मिलती है, नई चीज सीखने को मिलती है, वो आप हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप या तो हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं minasinghvi@gmail.com पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com, वहाँ पर जाकर आप फीडबैक कॉलम में जाकर भी हमें अपने व्यूज जो भी आप हमसे शेयर करना चाहते हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमें एक ट्यूटोरियल बनाकर भी दे सकते हैं हमारे शो से रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि कोई टेक्नोलॉजी, कोई एप्लीकेशन, कोई ऐसा फील्ड या फिर एमएस ऑफिस में ही कुछ ऐसा जो हम मिस आउट कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप हमसे बेहतर बता सकते हैं, तो वो भी आप हमें रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर फीडबैक में जाकर अपलोड कर सकते हैं, या फिर किसी भी जरिए से व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए आप हमें पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे शो यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप जब चाहो जब वो शो सुन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको यूट्यूब से अपनी आईडी से लॉगिन करना होगा और वहाँ पर आपको सर्च करना होगा रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान का एक चैनल आपको वहाँ पर नजर आएगा। वहाँ पर आप जब उस पर एंटर करेंगे तो सब्सक्राइब बटन आएगा। जब आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो होगा ये कि जो भी शो हम अपलोड करेंगे आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, स्पेशली डिसेबिलिटी से रिलेटेड बहुत सी बातें वहाँ पर होती है। बदलता दौर जो होता है वो हम वहाँ पर अपलोड करते हैं, उसमें डिस्कशन होती है, तो वो बहुत यूजफुल होती है। इसके अलावा कम्युनिटी कलर्स और भी बहुत सारे शोज होते हैं। टेक सिटी जो है हमारा, वो भी यूट्यूब पर आपको अवेलेबल मिलता है। तो यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करेगा, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और प्लस कुछ चीज आपसे मिस नहीं होगी। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और आज हम बातें कर रहे थे, वैसे मैंने बताया आपको कि हम एक्सेल पर अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, एक्सेल पर एक ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आपको सिखा रहे हैं और कुछ हम खुद सीख रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम एक रिपोर्ट कार्ड तैयार की थी, तो रिपोर्ट कार्ड ऑलमोस्ट सारी कुछ हो गई थी और उसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। हमें परसेंटेज सीखने को मिला, ग्रेड का फॉर्मूला हमें वहाँ से सीखने को मिला, मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स का फॉर्मूला हमें वहाँ पर सीखने को मिला। तो ये चीजें अक्सर बहुत जगह पर यूज आती है, तो आप इनको भूलिएगा मत, क्योंकि परसेंटेज तो बहुत जगह यूज आती है। कभी हम अगर घर का कोई डेटा बना रहे हैं या फिर कोई ऑफिस का डेटा बना रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें परसेंटेज निकालने की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे फॉर्मूले आगे चल के कहीं ना कहीं किसी न किसी और जगह पर, किसी न किसी और रीजन से यूज जरूर आते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को याद रखिए। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप एक एक्सेल की फाइल बना लीजिए जिसमें आप सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में कभी किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो। जब कभी कोई फॉर्मूला अगर आप भूल रहे हो तो वहाँ से आप रीड आउट कर ले, आप रिमाइंड कर ले और वहाँ से आप कॉपी करके भी उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो एक्सेल में आज हम देखेंगे कि अगर हमें किसी का रिकॉर्ड लेना हो, अगर हमें देखना हो कि किसी की प्रेजेंट एब्सेंट कितनी है, या हमें किसी का अटेंडेंस शीट बनाना हो, तो वो हम कैसे बनाएंगे। बहुत से लोगों को ये भी जॉब में आता है, कभी कभी किसी को रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिल जाता है या फिर स्कूल में ही अटेंडेंस लेने का जॉब मिल जाता है। तो उसमें आपको डिटेल सारी देनी होती है, एक एक स्टूडेंट की, एक एक बच्चे की, एक एक एम्प्लॉयज की आपको अटेंडेंस लेनी होती है कि वो वहाँ पर आए हैं, नहीं आए हैं, कितने उन्होंने लीव ली है, कितना प्रेजेंट थे और कितना एब्सेंट थे। ये सारी डिटेल हमें कभी कभी रिकॉर्ड करके रखनी पड़ती है, या फिर हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड देना होता है। तो हम ये अटेंडेंस शीट कैसे बनाएंगे? जी हाँ, बहुत सिंपल। अटेंडेंस शीट भी हम एक्सेल में ही बनाएंगे। सबसे पहले हमें एक एक्सेल शीट खोलनी होगी। तो जो वेस है ओपन करने के वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। अगर आपने मिस कर दिए तो आप यूट्यूब पर हमारे सारे शो है जो आप सुन सकते हैं। तो चलिए हम ओपन करते हैं एक्सेल की शीट को।
और अटेंडेंस शीट बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जैसे हम एक्सेल ओपन करेंगे उसके बाद हमें टॉप पे डेट और उस पर्सन का नाम लिखना होगा जिसकी आप अटेंडेंस शीट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा ही ले लेती हूँ। आपको हेडलाइन देनी पड़ेगी मीनल अटेंडेंस रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद हमें डेट लिखना होगा एक कॉलम में, पूरी कॉलम में डेट आएगी और उसके बाद प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव ऐसे से आएगा। जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताते रहूंगी। सबसे पहले हम एक्सेल खोलते हैं और लिखते हैं डेट। Windows R Run dialog. Type the E X C E L Excel enter. Microsoft Excel Hook 2 Sheet 1 Blank A1. D A T E Date enter blank A2 Date A1 blank B1 M I N A L Minor enter blank B Minor B1 blank C1 blank A2. तो जनवरी 6 2018 किसी में लेता है या फिर 1 जून 2018 किसी में लेता है। तो ये आपको देखना होगा कि पहले वो मंथ ले रहा है या फिर डे ले रहा है। चलिए हम लिखते हैं सबसे पहले कॉलम में डेट और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि सारी डेट हम एक साथ कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। के लिए हमें सबसे पहले कॉलम में डेट लिखनी होगी और उसके बाद उस मंथ में जितने डे आते हैं, जो भी मंथ आपने लेना है उस मंथ में जितने डे आते हैं उतने कॉलम आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जून से स्टार्ट किया है, 1 जून से मैंने अटेंडेंस शीट स्टार्ट की है अपनी। A2 के कॉलम में मैं अपनी डेट लिख रही हूँ। तो यहाँ पर या तो आप A2 में डेट लिखकर शिफ्ट डाउन एरो करके 30 तक कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको सेलेक्ट करने होंगे 831 तक। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप गो टू मेन्यू में जाकर कंट्रोल G कर A2 कॉलन 831 कर आप एंटर कर देंगे तो भी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें जाना होगा सीरीज मेन्यू में, जो कि आएगा होम मेन्यू में होता है। वैसे आप टैप टैप करके भी जा सकते हैं, लेकिन उसकी जो कमांड है वो है Alt H F I S, Alt H F I S। ये सीरीज का मेन्यू है, यहाँ पर आपको जाना है। जब आप Alt H F I S करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सीरीज का मेन्यू ओपन हो जाएगा। वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आपका सीरीज मेन्यू खुलेगा आपको Alt C करना है, वहाँ पर आपको आ जाएगा कॉलम सेलेक्ट। आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि वहाँ पर कॉलम सेलेक्ट होना चाहिए, न कि रो। तो Alt C करोगे तो आपको कॉलम सेलेक्ट में आप आ जाओगे। उसके बाद जब आप टैप करोगे तो वहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स आएगा, उसमें आपको ऑटो फिल सेलेक्ट करना है। ऑटो फिल सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पर उसे एंटर कर सकते हैं। जब आप उसे वहाँ पर एंटर कर देंगे तो आपकी जितनी भी डेट है वो उस मंथ की सारी डेट वहाँ पर जिस भी कॉलम से आपने सेलेक्ट किया है ऑटोमेटिकली उसमें फिल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद आपको करना होगा कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 करने के बाद आपको एक मेन्यू खुलेगा, उस मेन्यू में नंबर रीड करेगा, आपको वहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद वहाँ पर आपको डेट को सेलेक्ट करना है और उसके बाद जब आप टैप करेंगे तो वो फॉर्मेट आपको बताएगा। आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना और ओके पे एंटर कर देना है। जो डिफरेंस आपको पता लगेगा, ये दोनों भी चीज करना बहुत जरूरी है। सीरीज के जरिए जब आप करेंगे तो आपकी डेट सारी इंसर्ट हो जाएगी, लेकिन आप जब नंबर से उस चीज को सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो वो बहुत प्रॉपर वे में आपको रीड करके बताएगा ताकि आपको इजी हो जाए। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ तो आपको इजीली समझ आएगा, क्योंकि ओरली ये चीज थोड़ी जल्दी समझ में नहीं आती। एक्सेल चीज ही ऐसी है कि जब तक आप खुद से एक्सप्लोर नहीं करोगे, सुनकर इसको कर पाना बहुत बहुत टफ है। तो आप साथ में ही अगर चाहो तो एक्सेल शीट ओपन कर लीजिए और जो जो मैं कर रही हूँ आप जॉस की आवाज सुनकर उस चीज को फॉलो करिए, ताकि आपको समझ आएगा। अगर आप करोगे साथ साथ में तो ही आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं या मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। चलिए तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम डेट इंसर्ट करते हैं एक साथ सारी। Alt tab Microsoft Excel Book 2 Microsoft Excel Book 2 Sheet 1 6/1/2018 A2. Control G go to dialog reference edit combo to set the value, use the arrow key A2 A2 colon A3 1
A31, enter, select A2, 6/1/2018, A31, blank. Alt H, upper ribbon, home tab 1 of 7, to F. I, 5 menu, leaving menus, down S. Menu, series dialog, step value, edit 1, type in text, Alt S. Tab, stop value, edit, type in text, Alt O. Tab, trend checkbox, not checked, to check, press space, tab, OK button to activate, press tab, cancel button to act, tab, columns radio button to change the selection, press up or down arrow, Alt C. Rows radio button checked, 1 of 2. Columns radio button checked, 2 of 2, to change the tab, date radio button checked, 3 of 4, to change the selection, press up or down. Growth radio button, date radio button checked, autofill radio button checked, 4 of 4, to change, enter. Selected range, A2, 6/1/2018, A31, number. 6/2/2018, A3, 6/3/2018, 6/4/2018, 6/5/2018, 6/6/2018, A7. Date A1. 6/1/2018, A2. Date A1. 6/1/2018, A2. Control G, go to dialog, reference edit combo A2, 0 of 1, to set the value, use the arrow keys or A. 2. A2, colon. A. 3. 2. A32, enter, select A2, 6/1/2018, A32, blank. Control 1. Format cells dialog, number page, number tab, to switch pages press Control tab, tab, category list box general, to move to an item, general, number, currency, accounting, date, tab, type, list box, star 3/14/2000, star Wednesday, March 14th, 2001, 3/14, star Wednesday, March tab, locale location combo box, English United tab, OK button to act, enter. Selected range A2, Friday, June 1st, 2018, A32, blank. Date A1. Friday, June 1st, 2018, A2. Saturday, June 2nd, 2018, A3. Sunday, June 3rd, 2018, A4. Monday, June 4th, 2018, A5. Tuesday, June 5th, 2018, A6. आपने देखा मैंने जो किया आपको बहुत इजीली पता लग गया होगा। मैंने सबसे पहले किया था गो टू मेन्यू में जाने के लिए मैंने कंट्रोल G किया, उसके बाद A2 कॉलन A32 A32 लिख के एंटर कर दिया। वो A2 से लेकर A32 तक का सिलेक्ट हो गया था। उसके बाद आपने देखा कि सबसे पहले मंथ ले रहा है, सेकंड डेट ले रहा है और थर्ड में ईयर ले रहा है। तो मैंने वैसे ही लिखा था 06/01/2018 ये मैंने लिखा था। और उसके बाद A2 से लेकर A32 तक के कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिए थे क्योंकि जून में 30 डेज ही आते हैं। उसके बाद मुझे सीरीज मेन्यू में जाना था जिसका कमांड है Alt+H+FIS। जब मैंने किया तो सीरीज कमांड खुल गया था। जैसे ही वो खुला स्टेप 1 वहां पर था, उसे हमें कुछ नहीं करना था। उसके बाद मैंने टैब किया, स्टॉप 0 था, उसको भी हमें कुछ नहीं करना था। उसके बाद मैंने टैब किया, फिर ट्रेंड था, उसको भी मुझे कुछ नहीं करना था। एक्चुअली अगर आप चाहते हो तो Alt+C करके आप डायरेक्ट कॉलम सेलेक्ट में जा सकते हो, अदरवाइज टैब करके मैंने आपको बताया है कि कैसे हम जा सकते हैं। तो टैब किया, ओके आया, कैंसिल आया और उसके बाद कॉलम सेलेक्ट आ गया था। डाउन एरो करोगे तो रो आ जाएगा, लेकिन हमें डाउन एरो नहीं करना है, सेल ही सेलेक्ट करना है। तो आप सेल को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऑलरेडी वो सेलेक्ट होता है। उसके बाद टैब किया, ऑटो फिल पे मैंने एंटर कर दिया। तो वहां पर डेट तो सारी आ गई थी, लेकिन वो डेट रीड कर रही थी 06/01/2018, 06/02/2018 फिर से रीड कर रही थी। लेकिन जब हम फॉर्मेट मेन्यू में गए कंट्रोल 1 करके, वहां पर जब हमने टैब करके डेट को सेलेक्ट किया और वहां पर जो ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस में हमें जिस तरीके की डेट चाहिए थी वो हमने सेलेक्ट की। वहां पर हमने एंटर किया ओके पे। तो उसके बाद आपने देखा कि कितनी अच्छे से हमें बता रहा है कि जैसे फ्राइडे 1 जून 2018। तो यहाँ पर हमें बहुत इजीली रीड कर रहा है। तो ये दोनों भी ऑप्शन आपको करने बहुत जरूरी है। चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव का। इसके लिए हमें डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। रैंडमली हम अपने हिसाब से प्रेजेंट, एब्सेंट डालते हैं और लीव तो वैसे भी हमें पता ही है कि संडे को लीव होती है, तो हम उसको फिल करने की कोशिश करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं फॉर्मूलाज के साथ कि हम कैसे टोटल प्रेजेंट और टोटल एब्सेंट और टोटल लीव निकालेंगे इस पूरे शीट में से। Alt tab, Microsoft Excel Book 2, Microsoft Excel Book 2, Sheet 1, blank, B2. Friday, June 1st, 2018, 8, blank, B2. Minor, B1. Blank, B2. P. Enter, blank, B3. P.
enter blank B4. Sunday, June 3rd, blank B4. Blank C4. Blank D4. L. Enter blank D5. Blank C5, blank B5. P. Enter blank B6. Blank C6. A. Enter blank C7, blank B7. P. Enter blank B8. P. Enter blank B9. Friday, June 8th, blank B9. P. Enter blank B10. P. Enter blank B. Sunday, June 10th, blank B11, blank C11, blank D11. L. Enter blank D12, blank C12. A. Enter blank C13. A. Enter blank C14, blank B14. P. B30, blank. Date A1. Friday, June 1st, 2018, A2. Date A1. Blank. M. I. N. A. L. Minal B1. Blank. A. T. T. A. N. N. A. E. N. D. A. N. C. E. Attendance. Blank. R. E. C. O. R. D. Record blank D1. Record C1. Attendance minal A1. Select Friday, June 1st, 2018, A2. यहाँ पर आपने देखा कि मैंने डेटा इंसर्ट किया, लेकिन मैंने थोड़े से चेंजेस भी किए। सबसे पहले मैंने A1 में डेट लिखी थी, उसको मैंने रिमूव कर दिया और A1 में मीनल, B1 में अटेंडेंस और C1 में रिकॉर्ड ये लिखा है मैंने। ठीक है, इसको हम बाद में मर्ज कर लेंगे A1 से लेकर C1 तक, जो कि हमने आपको बताया था पहले भी। आप एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अब मुझे एक और यहाँ पर रो बनानी है मीनल और A1, यानी कि A1 और A2 के बीच में, जिसमें मुझे लिखना है डेट, प्रेजेंट, एब्सेंट एंड लीव। ये मुझे लिखना है। तो चलिए हम एक और रो इंसर्ट करते हैं। Microsoft Excel Book 2, Sheet 1, Minal A1. Friday, June 1st, 2018, A2. Applications menu. Cut to move. Copy C. Paste P. Paste special dot. Insert dot 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 I. Enter. Menu. Insert dialog. Insert shift cell. Entire row radio button checked 3 of 4 to change the selection. Entire column radio. Entire row radio button checked 3 of 4 to tab. OK button to activate. Press enter. Blank A2. Minal A1. Blank A2. Friday, June 1st, 2018, A3. मुझे डेट के ऊपर और मीनल के नीचे एक रो इंसर्ट करनी थी, तो मुझे अपना कर्सर डेट पे रखना था, यानी कि A2 पे अपना कर्सर रखना था, जो कि मैंने रखा। A2 पर अपना कर्सर रखकर मैंने एप्लीकेशन प्रेस किया और इंसर्ट डॉट डॉट पर एंटर करने के बाद एंटायर रो पर हमें एंटर करना होगा। जब मैंने एंटर कर दिया तो A1 और A2 के बीच में, यानी कि मीनल और डेट के बीच में एक और रो इंसर्ट हो गई, जो कि A2 के नाम से है। तो चलिए अब हम उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। डेट लिखते हैं A1 में, B में लिखते हैं प्रेजेंट, C में लिखते हैं एब्सेंट और D में लिखते हैं लीव। Alt tab. Microsoft Excel Book 2. Microsoft Excel blank A2. Friday, June 1st, 2018, blank A2. D. A. T. E. Date blank B2. A. P. P. B. S. E. N. T. P. R. E. S. E. N. T. Present blank C2. D2. L. E. A. V. E. Leave D2. Absent C2. Present B2. Absent C blank C3. P. B3. Present B2. Absent C2. Present B2. Date A2. Minal A1. Select attendance B1. Select record C1. Alt H. Upper ribbon M.
Menu. Leaving menus. Merge across. Alt. Merge cells. Alt follow. Unmerge cells. Alt follow. Merge and center. Alt follow. Merge across. Alt. Merge cells. Alt followed by A. Enter. Leaving menus. Selected range. Minor attendance records. A1 through C1. Absent. C2. Present. B2. Date. A2. Blank. D33. A33. T. O. T. A. L. Total. A. T. T. E. N. D. A. N. C. E. Attendance. Enter. Blank. A34. Total attendance. A33. Blank. B33. तो यहाँ पर हमने सेल्स को मर्ज कर लिया, अटेंडेंस में प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव सब लगा ली। अब चलते हैं हम सीधा लास्ट कॉलम में, जैसे कि A2 में डेट लिखी है हमने, B2 में हमने लिखा है प्रेजेंट, और C में हमने लिखा है एब्सेंट, और D में हमने लिखा है लीव। तो सबसे पहले हम, जैसे कि आप जानते हो कि हमारी जो डेट है वो A32 तक है, क्योंकि A1 में तो हमने नाम लिखा था, ठीक है, A2 में डेट लिखी थी, और A3 में अब हमारा आ गया जून 1 डेट, ठीक है। तो A3 में अगर आया है तो हमारी जो लास्ट डेट होगी वो आएगी A32 में नहीं आएगी, A33 में आएगी, क्योंकि जून में 30 डेज होते हैं, है ना। तो A33 के नीचे यानी कि A34 कॉलम में हम जाते हैं, वहां पर हम लिखते हैं टोटल अटेंडेंस, ठीक है। और उसके बाद B33 में जाकर हम फॉर्मूला देते हैं कि कितनी प्रेजेंट। सबसे पहले हम प्रेजेंट का फॉर्मूला देते हैं। प्रेजेंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा इक्वल, उसके बाद लिखेंगे काउंटिफ, COUNTIF, काउंटिफ, फिर इसके बाद शिफ्ट 9 यानी कि लेफ्ट पैरेंट, और उसके बाद हम लिखेंगे रेंज, जिस रेंज से हमने, जिस सेल्स की रेंज से हमने स्टार्ट करना है टोटल प्रेजेंट लेना। तो हमने स्टार्ट करना है B3 से, तो B3 कॉलन B33 कॉमा, उसके बाद हमें देना होगा कोट का साइन, कोट P कोट एंड शिफ्ट 0 यानी कि राइट पैरेंट करके जब हम एंटर दे देंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट का फॉर्मूला। एक बार आप सुन लीजिएगा जॉस की आवाज से, तो आपको आइडिया लग जाएगा ठीक से। Alt tab. Microsoft Excel book 2. Microsoft Excel book 2. Sheet 1. Blank. B33. Total attendance. A33. Blank. B33. B33. C. O. U. N. T. I. F. Count of left parent. B. 3. B3 colon B. 3. 2. B32 comma. Quote. Key. Quote. Quote key quote right parent. Enter blank B35. 20 has formula B34. C33. C O U N T I F. Count of left parent. C. 3. C3 colon C. 3 2. C32 comma. Quote. A. Quote. Quote A quote right parent. Enter blank C34. 5 has formula C33. Blank D33. C. O. U. N. T. I. F. Count of left parent. D. 3. D3. Colon. D. 3. 2. D32 comma. Quote. L. Quote. Quote L quote right parent. Enter blank D34. 5 has formula D33. 5 has formula C33. तो आपने देखा कि हमने प्रेजेंट का फॉर्मूला डाला, उसके बाद एब्सेंट का, और उसके बाद लीव का। तो इससे आपको पता लग जाएगी कि कितने दिन वो एब्सेंट थे, कितने दिन लीव थी स्कूल में या ऑफिस में, और कितने दिन टोटल उनकी प्रेजेंट थी। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ आई होगी। फॉर्मूलाज थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन उन्हें बनाना भी पड़ता है। आप चाहो तो अपने ओन से फॉर्मूलाज बना सकते हो। ये तो हमने एक ही पर्सन के आपको अटेंडेंस बताई है, लेकिन इसमें आप बहुत सारे बच्चों की
बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं ऑफिस में, तो उनकी सबकी हमें अटेंडेंस बनानी पड़ती है। तो इसके लिए आप फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर शीट 1 से आपको डेटा लेना है तो फॉर्मूलाज थोड़े से चेंज हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो एक्सेल पे काम करने का मजा तभी आता है जब हमारे पास बहुत सारा डेटा हो और उस डेटा में से हमें फिल्टर करना आए। फिलहाल अटेंडेंस में हम आपको इतना ही बता पाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप हमें मेल कर सकते हैं milansinghvi@gmail.com पर, या फिर mail@radioudan.com पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर फीडबैक कॉलम में जाकर आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। वेबसाइट है हमारी www.radioudan.com। इसके अलावा यूट्यूब पर हमारा चैनल है और यूट्यूब पर बहुत सारे शोज आपको सुनने को मिलेंगे, तो वो भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वहां पर भी आपको काफी डेटा हमसे मिल जाएगा। इसके अलावा जो है आप हमें फेसबुक के जरिए भी हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बहुत से जरिए हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या कन्वीनियंट है और किस तरीके से आप हमें रीच कर सकते हैं, आप हमें पकड़ सकते हैं। हमने बहुत से ऑप्शन ओपन रखे हैं, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और वेबसाइट भी है, तो कहीं से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा और आपकी काफी सारी कंप्लेंट्स भी दूर हुई होगी कि अटेंडेंस कैसे बनाते हैं, ये रिकॉर्ड अटेंडेंस का हम कैसे सेव करके रख सकते हैं। याद रखिएगा, ये शीट हमने बनाई है, इसको आप सेव करना मत भूलिएगा। कोई भी चीज जब आप कम्प्लीटली कर लेते हैं तो उसे Ctrl+S करके सेव करना जरूरी है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। यार तू आजकल क्लास में बहुत आंसर्स दे रही है, कोई मेमोरी बढ़ाने की मेडिसिन ले रही है क्या? ये मेरी मेमोरी का कमाल नहीं, ईवो E5 डेजी प्लेयर का कमाल है, जिसने हम विजुअली चैलेंज लोगों की स्टडीज को और आसान बना दिया है। ओह, तो ऐसी भी क्या खास बात है इस ईवो E5 में? अरे ई बुक्स पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है। स्टॉप वॉच, वॉइस रिकॉर्डर, कैलकुलेटर, टॉकिंग कंपास, FM रेडियो जैसी यूजफुल चीजें एक साथ हैं। अमेजिंग। लेकिन यार PDF फाइल्स पढ़ने का भी कोई जुगाड़ है इसमें? अरे PDF टेक्स्ट के अलावा E-टेक्स्ट, EPUB, डॉक्यूमेंट फाइल और HTML फाइल्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इसे संभालेगा कौन? अरे ये तेरी पॉकेट में आसानी से आ जाएगा। बैटरी के साथ इसका वेट सिर्फ 76 ग्राम्स है। इंटरनल फ्लैश कैपेसिटी 4 से 8 GB, सपोर्टेड माइक्रो SD कार्ड, एक्सपैंडेबल मेमोरी अप टू 32 GB। बस यार, जल्दी बताइए, मिलेगा कहाँ से? अरे और कहाँ, सक्षम से। हेल्पलाइन नंबर दूं क्या? अरे मेरे पास भी है, 01164650655। ईवो E5 डेजी प्लेयर न्यूआंस वोकलाइजर के साथ अंग्रेजी के अलावा 6 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये भाषाएं हैं हिंदी, कन्नड़, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु। ईवो E5 डेजी प्लेयर के लिए थैंक्स सक्षम। नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है, जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 02266838637। रेडियो उड़ान के सभी सुनने वाले लिसनर्स को मेरा बहुत बहुत हाय, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आप सबके सामने फिर से एक्सेल के टॉपिक पर आज कुछ बातें करने के लिए आ चुकी हूँ। एक्सेल के टॉपिक पर आज हम क्या बात करेंगे, इससे पहले आप लोग जो भी कुछ सीखे हैं, आई होप, मैं सोचती हूँ कि आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उन सबको आपने एक नोट्स में लिख कर रखा होगा, जिससे कि आप अगर नोट्स बनाएंगे, कमांड्स लिख कर रखेंगे तो आपके लिए आगे फ्यूचर में वो काम आ सकती हैं। इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, आप उन पर नोट्स बनाकर रखिए उन टॉपिक्स पर और इसके साथ में, और जिससे कि आपको कमांड आपको रिमाइंड होती रहें और आप उनको याद करते रहें और उनको पढ़ करके आप अपना काम इजीली कर सकें।
तो एक्सेल के टॉपिक पर जब मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, इससे पहले हमने जो भी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत यूज़फुल और बहुत काम की चीज़ें हमने सीखी हैं, आज हम उस एक्सेल के टॉपिक पर क्या सीख रहे हैं, फिल्टर लगाना। फिल्टर कैसे लगता है, क्या होता है, और इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड बनाना। रिपोर्ट कार्ड हमने पहले सीखा ही है, हम एक और तरह से रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे और सैलरी चार्ट बनाएंगे। सैलरी चार्ट सभी ऑलमोस्ट आजकल ऑफिस में काम करते हैं या फिर स्टूडेंट होते हैं, सब अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो कभी सैलरी चार्ट बनाने की जरूरत पड़ जाए, सैलरी शीट बनाने की जरूरत पड़ जाए, तो उसे हम कैसे बनाएंगे, कैसे पढ़ेंगे। अगर आपको कोई सैलरी शीट दे दे आपको पढ़ने के लिए, आपने कभी अगर देखी ना हो, उसके बारे में कभी इस तरह से सुना ना हो, सुनते तो सभी हैं लेकिन उसको थोड़ा सा एक बार गाइड करने के लिए कोई एक बार बता दे, तो आपके लिए वो समझना, पढ़ना और उस पर काम करना इजी हो जाता है। इसीलिए मैं एक सैलरी शीट लेकर आई हूँ और उसको आप सुन करके, समझ करके आप उसे फिर अपने खुद से एक सैलरी शीट बनाएंगे, फिर हमें बताएंगे आपको कितना समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो अभी हम सैलरी शीट पर बात करेंगे और रिपोर्ट कार्ड पर बात करेंगे। सबसे पहले हम एक सैलरी शीट ओपन करते हैं, जिसमें हम सैलरी शीट में देखते हैं सैलरी शीट कैसे बनती है और उसमें कौन कौन से कॉलम्स होते हैं, क्या उनमें भी हमें फॉर्मूला लगाने होते हैं और क्या क्या उसमें कॉलम्स की हेडिंग दी जाती है, वो सब एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। फिर उसके बाद मैं एक थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा। Radio unit. Not selected celery sheet.xlsx. Report cell enter. Please wait. Microsoft Excel celery sheet.xlsx. Sheet 1. 117,001 First. सैलरी शीट मैंने ओपन कर ली है और पहले से ही मैंने उसको बना के रखा हुआ है, और उस जिससे कि मैं आपको अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसीलिए। तो पहले हम कॉलम्स की हेडिंग देख लेते हैं। A1 में देखते हैं क्या लिखा है। A1 में नेम, B1 में पोस्ट या डेजिग्नेशन, कुछ भी आप लिख सकते हो। C1 में है बेसिक इनकम लिखी जाती है। अभी मैं आपको ओनली कॉलम्स की हेडिंग्स के नाम बता रही हूँ। DA 18% क्या होता है, अभी फिलहाल हम हेडिंग पढ़ लेते हैं क्या क्या मैंने हेडिंग्स इसमें लिखी है। TA 18%, HRA 26%, ग्रोस सैलरी होती है, एक नई न्यू एक हेडिंग का नाम ग्रोस सैलरी। PF होता है 8% जो मैंने अभी लिखा है। नेट इनकम होता है। I तक हमारे पास कॉलम्स हैं। नेट इनकम है, उसमें PF है, एक ग्रोस सैलरी है, एक बेसिक इनकम है, इस तरह से हमने ये लिखा हुआ है। तो फर्स्ट मेरा A1 था नेम। नेम हमने क्यों लिखा, क्योंकि जब हम किसी का भी अगर सैलरी शीट बनाएंगे, किसी भी डेजिग्नेशन पे जो भी हमारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, चाहे हम एक ऑफिस का हम सैलरी शीट बना लें या फिर अलग अलग ऐसे ही डेजिग्नेशन को लेकर के हम पोस्ट वगैरह लिख करके हम ऐसे भी सैलरी शीट बना कर देख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी आपको अच्छा लगे, दोनों तरह से बनाई जा सकती है। तो A1 में मैंने नेम लिखा है। इससे पहले आपको सीरियल नेम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हो, कि अगर आपके ऑफिस में, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, जो भी है, दोनों तरह से ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपके ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं, 20 लोग काम करते हैं, या फिर आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, दोनों ही बातें हो सकती है ना, इसीलिए मैं आपको दोनों तरह से बोल रही थी। ठीक है, तो सीरियल नंबर इसलिए लिखा जाता है। अब मैं A1 पर आ रही हूँ। एक अविनाश है, ये नेम है, ये कौन सी पोस्ट पर है, ये हमें राइट एरो से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सेकंड क्या था कॉलम, प्रोफेसर है, तो इनकी डेजिग्नेशन बता रहा है ये। फिर राइट एरो देखते हैं क्या बताता है। 90,000 ये इनके बेसिक इनकम है, क्योंकि हमने जब हेडिंग्स पढ़ी थी तो आपको याद में होगा कि हमारा जो थर्ड था कॉलम वो बेसिक इनकम था। 16,200 ये क्या चीज है, ये क्या हो सकता है, ये थी हमारा, अप एरो से देखते हैं, ये था हमारा ट्रेवल अलाउंस, DA अलाउंस। DA अलाउंस मतलब जैसे जो भी ऑफिस में जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनको जब डेली का अलाउंस मिलता है तो
वो कितना मिलता है। सपोज 18% मैंने डेली अलाउंस इसमें टाइप किया है आपकी सैलरी शीट में। 18% मैंने ट्रेवल अलाउंस लिखा है। तो इस तरह से आप बनाएंगे, इसी तरह से आप हेडिंग बनाएंगे और देख करके सुन करके आप यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप हमसे रेडियो उड़ान के थ्रू बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। 26% HRA, इनका जो ह्यूमन रिसोर्स का जो भी हमारा अलाउंस होता है वो है हमारा 26%। फिर इसके बाद ग्रोस सैलरी है। तो इस तरह से मैंने ये निकाली है। पहले मैं इन अलाउंस को पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ इनको कैसे निकाला जाता है। तो इनको बेसिक इनकम में से निकाला जाता है। जो हमारे फर्स्ट एम्प्लॉई हैं वो है अविनाश और वो है प्रोफेसर, उनकी इनकम है 90,000। ये इनका 90,000 में से मैंने 18% को डिवाइड किया है, जिससे कि उनका ये 18% डेली का अलाउंस निकला है। ये कैसे निकलता है, सबसे पहले मैं अगर आपको F2 से बता दूं, F2 से बता के फिर आप एक एक फॉर्मूला को पढ़ लीजिएगा क्या क्या लिखा है। वैसे इक्वल लगाया जाता है। इक्वल तो सभी जितने भी फॉर्मूला होते हैं उनमें स्टार्ट करते ही हैं इक्वल की से। इसके बाद हमें बेसिक इनकम का सेल एड्रेस लिखना होता है, फिर स्टार लगाना होता है और जो हमारी डेली अलाउंस जो हमारा 18 है उसको 18 को लिखेंगे, फिर परसेंट का साइन लगाकर एंटर कर देंगे। इस तरह से ये हमारा डेली अलाउंस का हमारा ये फॉर्मूला हो गया है। इक्वल बताया। C2 उनका बेसिक इनकम है, सेल एड्रेस है, मतलब फर्स्ट जो मेरे एम्प्लॉई है। फिर स्टार का साइन लगाया, फिर उसके बाद 18 जो मेरा अलाउंस था, फिर परसेंट का साइन लगा दिया और एंटर कर दिया। इससे क्या हुआ, मैंने वहां से बाहर आ गई हूँ एस्केप करके। तो ये मैंने डेली अलाउंस बता दिया। इसी तरह से हमारा ट्रेवल अलाउंस TA निकल जाएगा। तो ये मेरा 18% मैंने ट्रेवल अलाउंस निकाल लिया, बेसिक इनकम में से ही निकाला है। थर्ड देखते हैं HRA क्या है, कितना है। 23,400। ये कैसे निकाला, वही सेम प्रोसेस है। पहले मैंने F2 किया था जिससे कि वो एक एक फॉर्मूला को रीड करे हमारा स्क्रीन रीडर। इक्वल के इक्वल C2 स्टार 26%। ये हमारा HRA हो गया। इसके बाद HRA के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इन चारों को प्लस करना है, जिसे ग्रोस सैलरी कहा जाता है। जो आपकी एक मंथ की जो आपकी ग्रोस सैलरी होती है, इन चारों को प्लस करके निकाली जाती है। तो बेसिक इनकम प्लस जो भी आपके तीनों अलाउंस हैं, अलाउंस चारों को प्लस कर देंगे तो कितना है उनका देखते हैं। ये इनका ग्रोस सैलरी है। तो एक बार मैं बता देती हूँ इन सबको प्लस कैसे किया, क्या फॉर्मूला लगाया। F2 करते हैं, इक्वल के बाद सम, लेफ्ट पेरेंट इसलिए लगाया क्योंकि हमें अब रेंज जो लिखनी है, सेल एड्रेस, वो लेफ्ट पेरेंट के अंदर लिखा जाता है। C2:F2 और राइट पेरेंट और एंटर। लेफ्ट पेरेंट और राइट पेरेंट तो आपको पता ही है, शिफ्ट +9 से लेफ्ट पेरेंट और राइट पेरेंट लगता है शिफ्ट +0। तो इस तरह से मैंने अविनाश जी का ग्रोस सैलरी निकाल लिया है और उनका हमारे स्क्रीन रीडर ने प्लस करके बता दिया है। PF निकाला है उन्होंने, किस फॉर्मूला से निकाला है एक बार देख लेते हैं। 18,000 F2 किया, इक्वल G2 क्या हुआ, उनका ग्रोस सैलरी होती है, जो वो ग्रोस सैलरी में से आपको डिवाइड करना होगा। उसके बाद डिवाइड करके कितना करना होगा, जो भी आपका PF है, जितने परसेंट भी आपको कंपनी देती है, वो आपको इसमें डिवाइड करना होगा। तो इक्वल था, G2 था, स्टार 1-2 परसेंट, नहीं 12.8%। जो उनका PF है 12.8% है पर मंथ, जो उनका कटता है।
प्रोविडेंट फंड, तो वो जो भी उनका कटता है वो कितना है, और वो मैंने फॉर्मूला बता दिया है। ये उनका प्रोविडेंट फंड है, ये पर मंथ वो सैलरी, ग्रोस सैलरी में से माइनस किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या था, इक्वल G2 स्टार, और इसके बाद आपका जो भी आपका जितना परसेंट है PF वो, और परसेंट का साइन लगाएंगे और बस एंटर कर देंगे, ये आपका PF निकल जाएगा। 127,137। ये आपकी नेट इनकम है जो अविनाश जी की है। अविनाश जी की नेट इनकम क्या है, कैसे निकाली है, वो होता है ग्रोस सैलरी माइनस PF का जो सेल एड्रेस है उन दोनों को माइनस कर देते हैं। जो आपका PF होगा और जो आपकी बेसिक इनकम में से माइनस किया जाता है PF को, ये उनकी नेट इनकम होगी। 171,337.6 ये उनकी नेट इनकम है। आपको समझ में आई होगी, बेसिक में से माइनस किया है मैंने PF को, तो इससे हमारी नेट इनकम आ गई जो उनको पर मंथ हाथ में आएगी अविनाश जी को। ये मैंने अविनाश जी का बताया। ये सेकंड है मेरे गणेश जी जो हैं सेकंड, ये इंजीनियर हैं। 85,000 ये इनकी इनकम है, बेसिक इनकम 15,300 मैं राइट एरो से बता रही हूँ। ये इनका डेली का अलाउंस निकला हुआ है। 15,300 बस आपको सेम ऐसे ही निकालने हैं, बस आपको सेल एड्रेस याद रखना है। जैसे आपके दूसरे जो एम्प्लॉई हैं उनका सेल एड्रेस क्या है, उनकी बेसिक इनकम कौन से कॉलम में, कौन सी रो, कौन सी सेल में है, बस वही ना आपको याद रखनी है और आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, तो आप इजीली ये सब कर लोगे। मैं एक बार ये बताना चाह रही थी कि मैंने क्या क्या एम्प्लॉइज, जो भी मेरे एम्प्लॉई हैं उनके क्या नाम है, मैंने किस तरह से लिखे हैं, और इसके अलावा एम्प्लॉय के नाम और उनकी डेजिग्नेशन मैंने कितना लिखी है, आपको किस तरह से वहाँ पे अगर आपको दे दी जाए तो आप कैसे बनाओगे, कैसे पढ़ोगे। ये मैंने डाउन एरो से करती जा रही हूँ जिससे कि वो एम्प्लॉय का नाम बताता है। ये मेरे 9 तक थे एम्प्लॉय, ठीक है। ये प्लेबैक सिंगर है, 34,000 इनकी इनकम है। ये श्याम जी हैं, ये RJ हैं, इनकी इनकम है 40,000। आपको भी उसी तरह से लिखनी है, सबके नाम लिखने हैं, सबकी पोस्ट लिखनी है, सबकी बेसिक इनकम लिखनी है, तो आपको डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग सबकी इनकम लिखनी है। इस तरह से इसे सैलरी शीट कहते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेक के बाद रिपोर्ट कार्ड की। रिपोर्ट कार्ड तो इससे पहले आपने सीखा ही है, इसके अलावा हम नए तरह से रिपोर्ट कार्ड सीखने वाले हैं। रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा जाता है, किस तरह से, क्या कभी एनुअल आपने रिपोर्ट कार्ड बनाते हुए देखा है, सुना है, बनाया होगा। चलो ब्रेक के बाद वो बात करते हैं। जिस शो का आपको बेसब्री से इंतजार है उस शो को लेके हम हाजिर हैं। पिछली बार से डबल मस्ती आपको करवाएंगे। मस्ती मीन्स ज्योति की बेइज्जती। बेइज्जती दानिश की भी बहुत होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड प्रेजेंट्स उड़ान आइडल लिटिल चैम्प। का करूं सजनी आए न बालम, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अब जो किए हो दाता ऐसा न कीजो। This show is co-powered by Enable Travels, NIPVT Dehradun, supported by Mitra Jyoti, Bangalore. And don't forget to listen to these mesmerizing and melodious voices every Saturday 9 p.m. onwards and rebroadcast every Sunday 4 p.m. onwards only on Radio Ran, Upside of Life. Samarthanam Trust for the Disabled. Working by and for persons with disabilities. Empowered thousands of persons with disabilities since 1997. Creating new opportunities for employment, education and skill development through the training courses. Samarthanam Trust for the Disabled, backbone of Indian Blind Cricket Team, loves nature and preserving it.
working in 6 states with more than 500 employees, making persons with disability financially and economically stable. For more info, log on to www.samarthanam.org or you can send mail to support@samarthanam.org or info@samarthanam.org. Samarthanam Trust for the Disabled dreams and works towards providing an inclusive society to persons with disability. ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके सामने आ गई हूँ रिपोर्ट कार्ड की बातें करने के लिए। रिपोर्ट कार्ड मैं ओपन करने वाली हूँ और मैं एनुअल रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही हूँ। जैसे मेरे पास एक क्लास है जिसे मैं 10th क्लास है मेरे पास। 10th क्लास में मेरे पास 6 स्टूडेंट पढ़ते हैं और जिसमें कि मुझे एनुअल रिपोर्ट कार्ड बनाना है। वो कैसे बनाऊंगी? इससे पहले हमने सिंगल एक पर मंथ का एक ही, जैसे अब मेरे पास 6 स्टूडेंट थे और उनका मैंने एक ही नॉर्मल रिपोर्ट कार्ड बनाया था। अभी मैं एनुअल रिपोर्ट कार्ड की बात करूंगी। उसमें मुझे फिल्टर लगाने की भी जरूरत पड़ेगी और फिल्टर को रिमूव करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो कैसे लगाते हैं, कैसे हटाते हैं, वो सब चीजें देखेंगे। मैंने रिपोर्ट कार्ड ओपन किया और मैंने पहले से रिपोर्ट कार्ड बनाया हुआ है, जिससे कि आपको समझ में आए रिपोर्ट कार्ड के बारे में एक एक चीज में डिटेल से अच्छे से आपको बता पाऊँ। इसीलिए मैंने वो पहले से बना के रखा हुआ है। तो अभी जैसे ही मैंने ओपन किया, वो फिल्टर क्यों बोला, फिल्टर लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्या होता है फिल्टर, कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कब उसकी रिक्वायर्ड होती है, वो हम देख लेते हैं। A1 में ये मंथ बोल रहा है, B1 में भी सब्जेक्ट बोल रहा है और फिल्टर बता रहा है। स्टूडेंट बताया, स्कोर, रिजल्ट, ग्रेड F तक मेरा है, जिसमें कि मैंने ये बनाए हुए हैं। ये मेरे कॉलम्स की हेडिंग भी थी, ऑटो फिल्टर भी था। तो जनवरी, अभी मैं मंथ के नीचे आई हूँ, यहाँ पे जनवरी बता रहा है। January A3, January A4, January A5, January A6, January A7, February A8, January A7। जनवरी मेरा A7 तक था और इसमें मैं स्टूडेंट्स की बताती हूँ। French B7। ये क्या चीज है? फ्रेंच एक सब्जेक्ट का नाम है। History B6, हिस्ट्री, Art B5, आर्ट, Science B4, साइंस, Maths B3, मैथ, English B2, इंग्लिश। Subject B1, Auto filter drop down। ठीक है, हम वापस सब्जेक्ट वाले कॉलम पर आ गए। Student C1, Auto filter drop down। स्टूडेंट का नाम बताएगा, डाउन एरो करते हैं। Elisa C2, एलिशा। Elisa C3। तो ये एलिशा है जो 6 मेरे पास जनवरी में, मेरे पास 6 बार मैंने इनका नाम लिखा है जनवरी में। और क्यों लिखा है? जैसे मेरे पास जनवरी मैंने पहले जो मेरी फर्स्ट जनवरी, Elisa C2, English B2, Subject January A2, month January A2, English B2। जनवरी में इंग्लिश की बात कर रही हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट थी, उनका मैंने रिपोर्ट कार्ड बनाया है, Elisa C2, एलिशा का। ठीक है, फिर इनकी जनवरी में फिर से मेरे पास January Maths B3, मैथ का रिपोर्ट कार्ड बनाया है। उनका कितना स्कोर है, कितना उनका रिजल्ट रहा और कितना उनकी ग्रेड में था। ठीक है, उनकी कितनी ग्रेड थी, कितना उनका स्कोर था, वो सब हम एक बार बनाया हमने। कैसे बनाया? और ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये मैंने जनवरी का लिखा है और एक ही स्टूडेंट का लिखा है, डिफरेंट उनकी सब्जेक्ट लिख दी है मैंने। तो कैसे लिखी है? तो इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा अगर कंफ्यूज ना हूँ तो मैं थोड़ा सा और एक बार पूरा आपको ये रिपोर्ट कार्ड पढ़ के बता देती हूँ। A7 तक जनवरी, फिर A8 से स्टार्ट है फरवरी। फरवरी मेरा 8-13 तक है, फिर मार्च स्टार्ट हो गया, 8-14 पर मार्च। मार्च के बाद A19 है, यहाँ तक मेरा 14 से 19 तक मेरा मार्च का उनका रिपोर्ट कार्ड है, एलिशा का। फिर जनवरी में मेरे सेकंड स्टूडेंट का एक ही शीट पर मैंने बहुत सारे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बना लिया है, बहुत सारे स्कोर कार्ड बना लिया मैंने उनका।
पहले उनके जनवरी फरवरी मार्च का एलिशा का बनाया है, फिर सेकंड में मैंने फिर से जनवरी लिख करके ये मैरी का बनाया है ना। तो जनवरी का भी बनाया उनका, फिर मैंने फरवरी का बनाया, फिर मार्च का बनाया। इस एक ही शीट पर एक ही कॉलम के नीचे नीचे जाते जाएंगे और उसके बाद उनके हम सबके इंसर्ट करते जाएंगे, उनके डेटा इंसर्ट करते जाएंगे इस तरह से। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ या फिर आपके कोई सीनियर कहे कि मुझे आपको ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे ओनली एलिशा का ही चाहिए रिपोर्ट कार्ड, तो आप सबको डिलीट तो नहीं करेंगे, आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, सबको हाइड कर देंगे और एलिशा का उस शीट पर रिपोर्ट कार्ड शो करेगा। हाइड कह सकते हो, फिल्टर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो अगर आप फिल्टर लगा देंगे एलिशा के रिपोर्ट कार्ड में और इसके बाद आप उनको सारे जो स्टूडेंट है सबका डेटा उसमें शो नहीं होगा, आपकी फाइल में, आपकी शीट पर शो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रही थी फिल्टर लगाना क्या होता है, कैसे होता है। तो अभी मैं आपको फिल्टर लगाना ही एक बार बता देती हूँ। फिर से मैं A1 पे जाती हूँ, जनवरी। तो अगर मैं जनवरी में हूँ और मैं एलिशा पर जाती हूँ, जो भी मेरे पास एलिशा का नाम लिखा है कहीं भी है, अप डाउन एरो जहाँ भी एलिशा बताएगा सॉफ्टवेयर, वहीं पे मैं रुक जाऊंगी। एलिशा पर हम गए और वहाँ पर हमने एप्लीकेशन की किया। फिल्टर सब मेन्यू आया अप एंड डाउन एरो से, एप्लीकेशन की करने से। फिल्टर बाय सेलेक्ट वैल्यू, यहाँ पर एंटर कर देंगे। एलिशा को तो इसने बता दिया, और इसके अलावा क्या वो और दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में बताएगा? देखते हैं, एक बार डाउन एरो करते हैं। मार्च तक उनका डेटा था और उसके बाद मेरे सेकंड स्टूडेंट की डिटेल आ रही थी, वो इस अभी फाइल में नहीं आ रही है। एलिशा के अलावा मैरी थी और एक दो और थे, जितने थे उन सबका किसी का भी शो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से मैंने एलिशा की स्कोर कार्ड यहाँ पर मैंने आपके सामने रखा है। अगर मैं आपसे कहूँ इसे फिल्टर को हटाना है तो आप कैसे हटाओगे? एलिशा पर जाकर के अनडू बटन प्रेस कर देंगे, Ctrl+Z। देखिए अब आप एलिशा पर मैंने अनडू किया। अब मैं वापस से डाउन एरो करती हूँ कि दूसरे स्टूडेंट का नाम आता है कि नहीं। मैरी आ चुकी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे जनवरी, मेरे पास तो जनवरी फरवरी मार्च तीनों मंथ्स की है ना रिपोर्ट कार्ड, अगर मैं आपसे कहूँ मुझे फरवरी का ही चाहिए, बाकी किसी का भी मुझे शो नहीं करना है इस शीट पर, मुझे बहुत थोड़ा लंबा लग रहा है तो मैं इसीलिए फरवरी का चाहती हूँ। अगर आपसे कोई भी इस तरह का क्वेश्चन करे कि आप इस तरह से कर सकते हो तो आप करके दिखा सकते हो। कि अगर मैं आपसे कहूँ कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पर आपको फिल्टर लगाना है तो आप वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कर्सर रखेंगे, कर्सर रख के एप्लीकेशन की करेंगे और वहाँ पे अप डाउन एरो करके फिल्टर बाय सब मेन्यू आएगा और वहाँ पे आपको डाउन एरो से राइट अप मतलब एंटर भी कर सकते हो। सब मेन्यू ओपन करने के लिए या तो राइट एरो किया जाता है या फिर एंटर किया जाता है और वहाँ पर वो फिल्टर बाय वैल्यू आ जाएगा, फिल्टर बाय सेल वैल्यू। ठीक है, अभी मैं आपको फरवरी की बात करके दिखा रही हूँ। अभी एक बार फरवरी पे कर्सर रखा, एप्लीकेशन की करने के बाद फिल्टर सब मेन्यू। अब यहाँ पर राइट एरो करते हैं, फिर डाउन एरो। मैंने बताया ही था फिल्टर बाय सेल वैल्यू, फिल्टर बाय सेल सेलेक्ट वैल्यू, एंटर किया। तो इससे अब क्या होगा, फरवरी का ही शो करेगा ना, जितने भी आपके स्टूडेंट है। जनवरी और मार्च का किसी का भी शो नहीं करेगा। तो अगर आप इस तरह से पूरे साल का बना के रखेंगे और आपको एक ही फाइल का अगर उस फाइल में शो करना चाहते हैं तो इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं और फिल्टर रिमूव करने के लिए अनडू बटन प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाता है फिल्टर लगाना।
तो ये तो मैंने बता ही दिया है। Month, auto filter, February A8. English B8, Elisa C8. एलिशा है फरवरी की। English B8. इंग्लिश का इनका कितना मार्क्स है? 51 D8. 51% इनका स्कोर रहा है, ठीक है। Pass formula E8. तो इनका रिजल्ट है पास। तो ये कैसे आया, क्या था इनका फॉर्मूला, एक बार देख के बताती हूँ। F2 प्रेस करेंगे, F2 edit home. F2 के बाद इक्वल का साइन लगाते हैं, I फिर इफ लगाते हैं। I equals I M left parent D8 less 5 0 comma quote M A I L quote comma quote D A S S quote right there blank. आपको समझ में आया? अभी मैंने आपको जॉब से सुनाया था, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले होम बटन प्रेस करती हूँ, इक्वल इफ, इक्वल तो लगाते ही हैं हमेशा, आपको पता ही है, याद में है। इफ का साइन इसलिए टाइप किया है क्योंकि हमारा जो रिजल्ट और ग्रेड का फॉर्मूला होता है वो इफ से ही स्टार्ट होता है। इक्वल के बाद आपको तुरंत इफ लिखना पड़ेगा। इफ के बाद लेफ्ट पेरेंट का साइन लगेगा। लेफ्ट पेरेंट के बाद आपका जो D2 है, D2 जो था आपका, क्या था, D2 आपका सेल एड्रेस था, स्कोर जो उनका था वो यहाँ पे लिखा जाएगा। D8 जो उनका था ना स्कोर, वो D8 में था, इसलिए यहाँ पे D8 लिखा है। फिर लेस देन का साइन लगाया हमने शिफ्ट के साथ फुल स्टॉप, तो उससे आपका लेस देन का साइन आ जाएगा। फिर 50 लिखा हुआ है। 50 क्यों लिखा है? 50 इसलिए लिखा है जो आपके पासिंग मार्क्स हैं 100 में से वो 50 पर हैं। अगर आप चाहें 40 लिख सकते हो, 33 लिख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आप चाहते हैं। 50 यहाँ पे पासिंग मार्क्स यहाँ पे आपको लिखने हैं। फिर कॉमा, फिर कोड, फिर कोड का साइन शिफ्ट प्लस अपोस्ट्रोफी, और फिर उसके बाद फेल लिखना है। फेल और पास लिखेंगे तभी आपका वो फॉर्मूला कंप्लीट होगा, और आप मतलब स्क्रीन रीडर आपको बता देगा कि आपके कितने आपके अगर 56% है तो आप पास हैं या फेल हैं। कोड में मैंने फेल लिखा, कोड क्लोज, फिर कॉमा, फिर कोड फिर से स्टार्ट, फिर पास लिखा, फिर कोड क्लोज, राइट पेरेंट इसलिए लगाया जिससे आपको जब हम सेल एड्रेस स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं तो राइट पेरेंट से क्लोज करते हैं। फिर उसके बाद एंटर कर देंगे, इससे आपको पता चल जाएगा, स्क्रीन रीडर आपको बता देगा। पास 51 उनका था स्कोर, और उनके पासिंग मार्क कितने थे? 50। तो उनको पास वैसे होना ही है, लेकिन हमें ये सब दिमाग की जरूरत नहीं है, सारा कुछ हमें कंप्यूटर करके बता देगा, स्क्रीन रीडर हमें पढ़ के बता देगा। डी इनकी ग्रेड है, कैसे निकली है वो भी एक बार देख लेते हैं। डी पहले मैंने F2 किया, होम प्रेस किया, फिर इक्वल के बाद इफ, लेफ्ट पेरेंट, D8 उनका लेफ्ट पेरेंट से स्टार्ट हुआ, मेरा रेंज स्टार्ट हो चुकी है। D8 उनका स्कोर कार्ड का सेल एड्रेस है, जो उनका स्कोर था D8 में था। ग्रेटर का साइन आया 90, ग्रेटर का लगाने के बाद 90 लिखा है। 90 क्यों लिखा है? जो आपकी, अगर आप मान के चलो ए ग्रेड आप 90 पर मान के चल रहे हो, अगर मेरी जो एलिशा है अगर उनका 90 से अबव में रहेगा तो उनकी ए ग्रेड में आएगा। तो यहाँ पर मैंने D8 क्या था, D8 के बाद मैंने ग्रेटर का साइन, फिर उसके बाद 90, फिर कॉमा, फिर कॉमा के बाद कोड का साइन, ए लिखना है। ए लिखा है, मैंने आपको अभी बताया ही था, कोड में हमने ए लिख दिया है क्योंकि हमने 90 से अबव में उनकी ए ग्रेड हो जाएगी। फिर कोड क्लोज करने के बाद कॉमा, फिर से वही रिपीट होगा इफ D8 के बाद ग्रेटर 80, कॉमा, कोड, बी क्लोज, बी लिखने के बाद कोड क्लोज, फिर से कॉमा, फिर इफ लिखा जाएगा। इफ के बाद लेफ्ट पेरेंट आएगा, लेफ्ट पेरेंट के बाद D8 आएगा। सेल एड्रेस है उनका एलिशा का। फिर ग्रेड के बाद
65, comma, कॉमा, ग्रेड में C, quote, कोड में C, C, कोड क्लोज, quote, राइट पे comma, कॉमा, I, F, फिर से D के लिए है ना, इसलिए मैंने फिर से कॉमा लगाया है। कॉमा के बाद मैंने इफ लिखा है, इफ के बाद लेफ्ट पेरेंट, left parent, फिर लेफ्ट पेरेंट के बाद D8, D8, greater 5, ग्रेटर लिखा है, फिर 0, 50 लिखा है। ग्रेटर के बाद 50 लिखने के बाद comma, कॉमा, कॉमा के बाद कोड का साइन, quote, फिर D, D, फिर कोड क्लोज, quote, comma, कॉमा, quote, E, quote, right parent, quote, right parent, right parent, right parent, right parent, right parent, blank, इस तरह से मैंने 4 टाइम राइट पेरेंट लगाया। राइट पेरेंट किस लिए लगाया? क्योंकि मैंने 4 टाइम लेफ्ट पेरेंट लगाया था बीच में। तो हमेशा राइट पेरेंट, तो अगर हम उसे राइट पेरेंट से बंद नहीं करेंगे तो फॉर्मूला भी इनकम्प्लीट रहेगा। और इसके अलावा आपका ना स्क्रीन रीडर आपका पूरा फॉर्मूला को रीड करेगा और ना ही आपको वो अच्छे से पूरा रिजल्ट देगा आपको कि क्या आपका ग्रेड रहा। इसीलिए हमने ये राइट पेरेंट लगा के इसे बंद किया है 4 टाइम और एंटर कर देंगे। इस तरह से उनकी ग्रेड निकल के आ जाएगी। ये था हमारा ग्रेड, इसका फॉर्मूला, ग्रेड का फॉर्मूला। आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमारा ये रिपोर्ट कार्ड होता है और ये इस तरह से इनकी फिल्टर लगाना होता है। इस तरह से फिल्टर को रिमूव करना होता है। ये हमारी एक छोटी सी टॉपिक पर बात हुई है। तो आप हमें बताइएगा आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, कैसा लगा। तो हम वेट करेंगे आपके व्यूज का। थैंक यू सो मच।